no transfer of energy takes place across nodes. String vibrates in loops. फिर उसमें हमने देखा था स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग कैसे बनती है. स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का क्या होता है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होती है. ठीक है, वो सारी बात है. फिर ऐसा ही साउंड के लिए भी होता है. ऑर्गन पाइप्स, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, है ना. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी V/4L, फर्स्ट ओवरटोन 3V/4L, सेकंड ओवरटोन 5V/4L, है ना. और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L, फर्स्ट हार्मोनिक 2V/2L. Sorry, first overtone is 2V/2L, second overtone is 3V/2L, and so on. है ना. ये किसके लिए होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेव इंटरफेयर करती हैं तो रिजल्टेंट वेव पैटर्न कैसा बनता है, स्टैंडिंग वेव का बनता है. अब हम बात करते हैं किसकी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जब वेव इंटरफेयर करती है तो क्या होता है. व्हेन वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर. जैसे मान लो एक वेव हो गई 1000 हर्ट्ज की, दूसरी वेव हो गई 1001 हर्ट्ज या 1002 हर्ट्ज. इस तरह की वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तो रिजल्टेंट वेव पैटर्न को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेव पैटर्न इज कॉल्ड एज बीट्स. रिजल्टेंट वेव पैटर्न को क्या बोलते हैं बच्चों, बीट्स बोलते हैं. बीट्स का मतलब क्या होता है, आप एक ही जगह पर बैठे हुए हो, आपको साउंड का जो इंटेंसिटी, जो लाउडनेस, वो 0 से मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम ऐसा हो रहा है. The resulting wave लिख लो. When sound waves of slightly different frequencies, when sound waves of slightly different frequencies interfere then the resulting wave pattern is called as beats. In beats, the amplitude of wave varies with time. Varies between time. Varies with time. जैसे देखो 1000 हर्ट्ज की साउंड और 1001 हर्ट्ज की साउंड तो एक जैसी होगी, उसमें कोई खास अंतर हमको सुनाई नहीं देगा. हम डिस्टिंक्शन थोड़ी कर पाएंगे, ऑलमोस्ट सेम. मतलब पिच ऑफ द साउंड विल बी, लेकिन क्या होगा, उसका इंटेंसिटी, लाउडनेस 0 से मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम ऐसा वेरी करता. मतलब अगर मैं, ऐसा क्यों होता है, देखो आप ऐसे देख सकते हो. मान लो हमने दो वेव्स ली, एक लिया A sin
ओमेगा 1t माइनस के एक्स प्लस फाइव ऐसा है। तो माइनस के एक्स प्लस फाइव को आप ऐसा लिख लो माइनस, भाई के एक्स क्या हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट जैसा ही हो जाएगा, माइनस थीटा 1 लिख लो, और दूसरे को लिख लेते हैं ए साइन ओमेगा 2t माइनस थीटा, है ना। मैंने के एक्स प्लस के एक्स वन k1 x1 प्लस फाइव वन को क्या लिख दिया, थीटा 1, और k2 x2 प्लस फाइव टू को क्या लिख दिया। अब क्या हो गया, साइन सी प्लस साइन डी, ए कॉमन लेके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई, है ना, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई, क्या आ गया ये देखो 2a cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई, कैसा आ जाए, बोलिए। अब आप जैसे मैंने बताया था कि सपोज मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी 1 को लिया 1000 हर्ट्ज या 1002 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 2 को मैंने ले लिया 1000, नहीं तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 1002 में से 1000 सबट्रैक्ट कर दें, 1002 में से 1000 सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, और बाई 2 करना। तो फॉर एग्जांपल अपन देख रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए कैसा आ जाएगा, टू ए कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2, तो 2 पाई टी माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ क्या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 करूंगा तो कितना आएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस, तो 2002, है ना, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 करना है तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1000 1 इंटू टी माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई, है ना। अब आप इन दोनों टर्म्स, अच्छा देखो अकेले इस टर्म का टाइम पीरियड देखो तो क्या है, अकेले इस टर्म का टाइम पीरियड 2 पाई बाई 2 पाई,
यानी 1 सेकेंड, और अकेले इस टर्म का टाइम पीरियड देखोगे तो कितना है, क्या आ रहा है जी, 2 पाई इंटू 1001 डिवाइडेड बाय 2 पाई, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा 1 बाई 1000। मतलब जितने टाइम में ये वाली टर्म अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, कौन सी टर्म, ये वाली, जितने टाइम में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर, उतने में ये वाली टर्म कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगी, 1001 ऑसिलेशन कंप्लीट कर, नहीं ये एक ऑसिलेशन, इतने में उसके कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे, 1000। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो क्या होगा, अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ना, ये क्या करेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड कर, मतलब जब ये फ्लक्चुएट करने लगेगा, तो अगर मान लो ये टर्म 0 ही हो गई, तो फिर फ्लक्चुएशन क्या, मतलब बहुत ही कम फ्लक्चुएशन, नहीं, फिर जब ये टर्म बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से उसमें ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, क्या ये बात समझ में आती है ना, मतलब क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड पहले इतना, अब इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। तो ये टर्म क्या कंट्रोल कर रही है, जो कम फ्रीक्वेंसी वाली, वो क्या कंट्रोल कर रही है, इसकी मैक्सिमम है, ये है मेन, जो साउंड की पिच कैसा सुनाई देगा वो तो इससे डिसाइड होगा। तो ये तो साउंड वेव हो गई, इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव हो गई, लगभग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई उसकी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, या f1 प्लस f2 बाई 2 हो गई। बट ये क्या डिसाइड कर रहा है, उस साउंड वेव जो आपके पास बनी है उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन का एम्पलीट्यूड, क्या एम्पलीट्यूड डिसाइड, और एम्पलीट्यूड से क्या डिसाइड होता है, इंटेंसिटी, पावर, है ना, लाउडनेस। तो क्या होगा, अच्छा अब देखो क्या है, ये तो नेगेटिव भी जा रहा है, ये ग्राफ तो पॉजिटिव भी जा रहा है और नेगेटिव भी जा रहा है ना, लेकिन जहां तक इंटेंसिटी की बात है, तो इंटेंसिटी को नेगेटिव बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो इंटेंसिटी का वेरिएशन तो क्या मैं ऐसा और ऐसा ही शो कर सकता हूँ, 0 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से, है ना। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी f1 माइनस f2 बाई 2, क्या आ रही थी, f1 माइनस f2 बाई 2, लेकिन इंटेंसिटी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी तो f1 माइनस f2 आ जाएगी, ये एक ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन इतने टाइम में इंटेंसिटी के वेरिएशन के तो दो ऑसिलेशन, इंटेंसिटी के वेरिएशन के तो
दो ऑसिलेशन पूरे हो गए, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ f1 माइनस। बीट फ्रीक्वेंसी को हम कैसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द इंटेंसिटी of sound becomes 0 every second is called as beat frequency. या number of times intensity of sound becomes maximum every second is called as beat frequency, and that beat frequency is given by the formula mod of f1 minus f2 according to this expression. क्या ये बात समझ में आती है? बेटे ग्राफ बताते समय मैंने आपको बताया ना, ग्राफ क्या है, देखो ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, one of these terms varies very slowly and the other terms varies very fast. लेकिन बात क्या है, ये वाली टर्म भी -1 से 1 के बीच में वैरी करेगी, तो जब ये टर्म जीरो होगी, कभी ना कभी जीरो होगी, और फिर क्या है, ये तो 1 मिली सेकंड में ही अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है, तो वो 1 मिली सेकंड में तो इस वाली टर्म में कोई चेंज खास आने वाला नहीं, तो ये लेकिन एक ऑसिलेशन पूरा कर रही है, तो वो जब ये चीज जीरो है तो इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हम जीरो बोल सकते, जब ये बढ़ेगा तो इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो फिर मैंने क्या करता जा रहा हूं, ये जो बाहर वाला ग्राफ मैंने बनाया है वो तो लो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म का, और उसके अंदर जो ग्राफ है वो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है। अब वैसे तो ये वाली टर्म का देखा जाए तो वैल्यू -1 से 1 तक वेरी कर रही है हमेशा, लेकिन क्या है, ये मल्टीप्लाई अगर इसका नंबर छोटा है तो ये उसको 1 तक नहीं जाने देगा ना, 1 से पहले ही रोक देगा। ये 1 हो भी गया, लेकिन मान लो इसकी वैल्यू तो 1/3 ही है, तो क्या होगा, उसको 1/3 तक ही ऑसिलेशन होगा, समझ रहे? अच्छा, अगर दोनों कंपेरेबल होते, मान लो एक फ्रीक्वेंसी होती 10 हर्ट्ज, दूसरी होती 16 हर्ट्ज, तो फिर क्या है, ऐसा कंक्लूजन पे अपन पहुंच नहीं सकते, फिर ग्राफ थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड साइन वेव टाइप का ग्राफ बनता, ऐसा नहीं बनता। ये तभी एप्लीकेबल है जबकि क्या है, when the percentage difference is small, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1000 1001 और उनमें अंतर 1-2 हर्ट्ज का ही, तभी ये एनालिसिस हमारा एप्लीकेबल। सर अगर डिस्टॉर्टेड ग्राफ होगा तो फिर वो नॉइज फॉर्मेशन होगा ना, जैसे कोई बोलता है कि बीट फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, पर सेकंड 2 बार इंटेंसिटी 0 हो। 3 हर्ट्ज मतलब पर सेकंड 3 बार इंटेंसिटी 0। ये इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज। इसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हर्ट्ज। टाइम पीरियड हाफ, फ्रीक्वेंसी 2, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने बताया ना बीट फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में कितनी बार 0 होगी,
ऐसे तो तुम लोगों के साथ 3 बार 0 हो गई, यहाँ पे और यहाँ पे। ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो इस वाले टाइम से बोल रहे हो कि मेरा 1 सेकंड चालू हो रहा है, तो इसका मतलब इस वाले के जस्ट पहले खत्म हो जाता है नहीं? तो उसको भाई जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ एक साल में क्रिसमस कितनी बार आता है, कितनी बार आता है? एक बार कि 2 बार? एक बार आता है ना। ऐसे थोड़ी सर के 25 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर 2023 तो 2 बार आ गया। 2 बार नहीं गिनेंगे उसको भाई, या तो 22 में गिन लो या उसको 20। तो योर 2020 that will end, your 1 year will end on 24th नाइट को एंड हो गया। अब उसके अगले वाले को नहीं गिनेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, समझ आएगा? तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेते हैं भाई, डिफाइन बीट फ्रीक्वेंसी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या है, पहले तो ऐसी वेव अज्यूम कर लेनी, ए कॉमन लेना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना, फिर हमें लिखना है कि भाई ये तो क्या है, ये जो टर्म है ये एक तरीके से एम्पलीट्यूड का काम कर रही है ऑफ दिस फंक्शन। ये मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है जो कि बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये फंक्शन से कंट्रोल, राइट? और इसके वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद टाइम इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी, है ना? सर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो ग्राफ बना है उसके सर आगे क्या लिखा है? आ रही है, लेकिन उसको मैंने F1 माइनस F2 क्यों लिख दिया? क्योंकि ये तो यहाँ पर प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू का मतलब अलग अलग होगा, लेकिन इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जब अपन लिखते हैं तो वो तो इंटेंसिटी में स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाता है, और इसमें तो क्या है, एम्पलीट्यूड भी लिखोगे तो मैग्नीट्यूड लोगे आप इस टर्म का, तो उसमें भी क्या होगा, आपके पास फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यूज को भी आप यही मानोगे कि इंटेंसिटी रिपीट होगी, है ना? तो नेगेटिव वैल्यू को अलग बोल रहे हो तो फिर हमें बोलना पड़ेगा कि कम है फ्रीक्वेंसी, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज को भी मैं रिपीटेड वैल्यूज में काउंट कर लूंगा, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ो, डबल। तो F1 माइनस F2 आ जाए। ये बात समझ में आती है? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, अच्छा और क्या पढ़ना है जी हमको? वो पेपर डिस्कस कर लें क्या जो शेयर किया था अभी बच्चे? अच्छा देखो, मैं क्वेश्चन बताता जाता हूं तुमको, है ना? जैसे देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, a body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter इतना, making 1000 rpm, calculate its linear velocity and centripetal acceleration। लेकिन ये शायद सर्कुलर मोशन बाकी लोगों के सिलेबस में नहीं है, सेकंड टर्म में नहीं है, डीएवी में है लेकिन। अच्छा कोई दूसरा पेपर है क्या? अच्छा एक मिनट, देखो जैसे इसमें क्या है, 10 किलोग्राम का पार्टिकल है और आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, ओमेगा आपको दिया हुआ है कैसे घूम रहा है, 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम मतलब 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है, 2 पाई, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा,
इतना रेडियन पर सेकेंड, तो 100 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड आ गया। वेलोसिटी देखनी है तो आप 100 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, क्या रेडियस दिया हुआ है इसका, डायमीटर 0.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.2, तो एक डेसिमल से ये तो कितना आ जाएगा 20 पाई बाई कितना मीटर पर, है ना। फिर आगे क्या पूछ रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता लगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। व्हाट इज ओमेगा, ये रहा ओमेगा, तो 1000 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर इनटू आर, आर इज कितना, तो इससे सेंट्रीपिटल 100 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर इनटू, है ना। फिर इसमें एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, using the law of equipartition of energy obtain a relation between degree of freedom and specific heat ratio gamma of polyatomic gas। देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है जी, विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरेज एनर्जी energy associated with 1 degree ऑफ kT, है ना। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 6, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 6/2 kT, है ना। कितना हो जाएगा ये 3 kT, ऐसा आ जाएगा। नहीं बोलेंगे पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और एक पॉलीएटॉमिक गैस, है ना। और गामा क्या होता है बच्चों, Cp बाई Cv, Cp को कितना लिखते हैं F/2 + 1 इंटू Cv को कितना लिखते हैं, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 2 बाई, और F को क्या लिख देंगे बच्चों 6, तो गामा की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/3, यानी कितना 4/, है ना। Calculate the temperature at which RMS velocity of gas molecule is double of its value at 27 degree Celsius। देखो RMS वेलोसिटी को डबल करना है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 4 गुना करना पड़ेगा। 27 डिग्री के एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन, उसका 4 गुना मतलब 1200 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 927 डिग्री आंसर, है ना। आपको कैसे लिखना है एग्जाम में भाई, वैसे तो 1 नंबर का है, लेकिन V1/V2 को क्या लिख दो √T1/, है ना, या आप ऐसे लिख सकते हो V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू T1/, V2 को कितना चाहते हो 2V1, तो 2 T1 है 300, T2 का वैल्यू पता करना है 1/4 इक्वल टू 300/T2, तो T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी 1200, ये ऐसी वैल्यू T2 की, तो फिर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो सब्ट्रैक्ट, है ना। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना,
3 + 8t + 7t स्क्वायर, ऐसा डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करना है 2 सेकंड में। हाँ, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, ये बताने की तो जरूरत नहीं है। फिर अगला क्या है, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी? तो इट इज इनफाइनाइट। फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी डेल्टा वी ही 0 है ना, या डेल्टा एल ही, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, F/A अपॉन डेल्टा एल बाई, अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो डेल्टा एल भी 0 है, तो इसलिए यंग्स मॉडुलस इनफाइनाइट। What is bulk modulus for a perfectly rigid body? Again infinite. Again infinite. फिर और में क्या दिया हुआ है, a wire stretches by certain amount under a load if the load and radius both are increased to 4 times. Find the stretch cost in the wire. तो कर लोगे इसको, यंग्स मॉडुलस को लिख लें, या y डेल्टा l बाई l को लिख लो कितना, f बाई एरिया, एरिया को क्या लिख दें, पाई आर स्क्वायर। फोर्स को कितना कर दिया, 4 टाइम्स, और रेडियस को भी क्या कर दिया, 4 टाइम्स। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो डेल्टा एल डैश बाई एल इंटू यंग्स मॉडुलस, दोनों को डिवाइड करो, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल डैश, ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 1/1/4, बेसिकली कितना, 4 है ना, कर सकते हैं। ओके, find the potential energy of a system of 4 particles each of mass m placed at vertices of a square of side length h. Also obtain the potential at the center of the square. ये भी बड़ा ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। 4 पार्टिकल हैं, स्क्वायर की वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं, साइड लेंथ कितनी है, l, सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो कैसे लिखते हैं, पेयर बना बना करके लिख देते हैं। हमें पता है 4 है तो 4c2 के हिसाब से 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर में से 4 तो l लेंथ वाले और 2 तो माइनस gm स्क्वायर बाई l इंटू 4 माइनस gm स्क्वायर बाई √2l इंटू, ये तो सिस्टम की क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और सेंटर का पोटेंशियल लिखना है तो सबकी वजह से बराबर बराबर होगा, माइनस gm अपॉन l बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4 √2 gm बाई l। क्यों, ये डिस्टेंस क्या आएगी, ये पूरी डिस्टेंस √2l होती है, √2l बाई 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, l बाई √2। तो एक मास की वजह से इतना, तो 4 की वजह से इतना। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है, सीधा अलजेब्रिक तरीके से ऐड करना। जैसे मैथ्स में -3 और -3 -6 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर 4 बार -v -v तो क्या हो जाएगा, -4v। Why are birds often seen to swell their feathers in winters? ऐसा क्यों करते हैं जी, हीट कंडक्शन को स्लो करने के लिए, है ना, क्योंकि रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, Ka T1 - T2 बाई L, तो यानी थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो थिकनेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाएगा। 2 rods A and B are of equal length. Each rod has ends at temperature T1 and T2. What is the condition that will ensure equal rate of heat flow through rods A and B?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए और कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो कि K1A1 शुड बी इक्वल टू K2A2। क्यों? K1A1 डेल्टा T by L1 इक्वल टू K2A2 डेल्टा T2 by L2। तो डेल्टा T और L और डेल्टा T और L2 दोनों में सेम है, तो K1A1 बराबर हो जाना चाहिए किसके? K2। क्यों जी? यही बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दोगे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दोगे? यार पेपर पे तो क्या बताऊं मैं, तो बहुत आसान ही हो रहा है। तुम्हें कुछ डाउट हो तो पूछ। किसी को डाउट हो तो पूछो बेटे, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक पेपर हैज एनीथिंग इन इट। यस यस, देखो एंड करेक्शन क्या है? एंड करेक्शन मेरे को लगता है स्कूल के काम की चीज है ना। स्कूल में है ही नहीं एंड करेक्शन, तो वहां पे भूल जाओ, स्कूल के लिए भूल जाओ, ठीक है। इनफैक्ट अपने जेई के क्वेश्चन में भी क्या है, अगर कभी सवाल में देते हैं तो देखो, तो यूज करना। देखो 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों? An ideal gas is taken through the cycle ABCA as shown in figure. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, what is work done by the gas in the process CA? Okay. यही वाला बताना है बच्चे के, और ये वाला बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। देखो क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से ए। देखो उन्होंने वॉल्यूम को इधर लिया हुआ है, प्रेशर को इधर, है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं? नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इज 5 जूल। देखो इसमें क्या हो रहा है, बी से सी वाली प्रोसेस तो आइसोकोरिक हो गई, है ना। ये कोई दूसरी हो गई रैंडम कोई प्रोसेस। ए से बी वाली क्या हो गई? आइसोबारिक। टोटल वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आएगा क्या इसमें? पॉजिटिव आएगा। एक्सपांशन कहां पे हो रहा है? इस वाली प्रोसेस। कंप्रेशन इस पे। तो टोटल पॉजिटिव वर्क आप देखोगे तो ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, है ना। PdV होता है ना, तो वॉल्यूम वाले, और नेगेटिव वर्क में सिर्फ इतना एरिया है। तो टोटल वर्क तो क्या आ गया? और पूरी साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात करें तो वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू हीट सप्लाइड इन साइक्लिक प्रोसेस, और हीट सप्लाइड क्या दिया हुआ है? 5 जूल दिया हुआ है ना। तो टोटल वर्क डन भी कितना होगा? 5 जूल, ठीक है। अब टोटल वर्क डन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, बी से सी, सी से ए और ए से बी। तो बी से सी का वर्क तो 0 है, तो वर्क डन बाय गैस इन सी टू ए प्लस वर्क डन बाय गैस इन ए टू बी। अब हमसे कौन सा वर्क पूछ रहे हैं? सी से ए वाला वर्क पूछ रहे हैं। अच्छा, ए से बी का वर्क पी डेल्टा बी से निकाल सकते हैं? ए से बी का वर्क, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो पूरे ए बी प्रोसेस में प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहा है। वॉल्यूम में चेंज कितना आया? 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब, तो 2 - 1
ये किसके बराबर आ रहा है 5 के। तो C से A का वर्ग कितना आ गया बेटे -5, 5 - 10। ये क्या आ गया वर्क डन बाय गैस, नेगेटिव आएगा, -5 आंसर आएगा। डेटा इनकंसिस्टेंट दिया है ना। क्या है एक क्वेश्चन में एक गलती है, डेल्टा क्यू की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। समझो ये बात क्या बोल रहा है, मैं बताने ही वाला था तुमको। कोई यहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इधर से डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता था, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड प्लस ये वाली। तो सी का प्रेशर क्या है 5 और ए का 10, तो 5 + 10 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला 1 कितना आ रहा है -7। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, क्या हो रहा है कंप्रेशन। लेकिन क्या इसमें डेटा इनकंसिस्टेंट, डेटा इनकंसिस्टेंसी से मेरा मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू को 5 जूल नहीं देना चाहिए था, डेल्टा क्यू को पता है कितना देना चाहिए था 2.5 जूल। डेल्टा क्यू इसमें पता है क्या है 2.5, डेल्टा क्यू को क्या देना चाहिए था 2.5। अगर डेल्टा क्यू को 2.5 दे देते ना तो फिर फर्स्ट लॉ से भी -7.5 आंसर आता, और उससे भी आंसर क्या आता -7। तो जिसको बोलते हैं ना डेटा इनकंसिस्टेंट, डेटा इसको क्या बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंट। आपके ने जो इंफॉर्मेशन दी है, एक तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, और चलो ज्यादा है कोई बात नहीं, एटलीस्ट कंसिस्टेंट तो हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, you have 2 equations and you have 2 variables and you have provided me 3 equations। मेरे वेरिएबल हैं तो आपने कितनी इक्वेशन सप्लाई कर दी 3, और वो 3 इक्वेशन भी कैसी है कि जब पहली 2 से सॉल्व करता हूं तो वो वैल्यू तीसरी में मैच नहीं करती। चलो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल होते 3 इक्वेशन दे देते, लेकिन कंसिस्टेंट तो देते, एक किन्हीं भी 2 से सॉल्व करो तीसरी में वो मैच हो जाए। तो दिस इज अ मैस ऑफ अ क्वेश्चन, है ना। राइट आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? राइट आंसर, देयर इज नो राइट आंसर, राइट आंसर इज दिस दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग, है ना, ये राइट आंसर है। नाउ व्हाट टीचर्स कंसीडर एज अ राइट आंसर, दैट ओनली टीचर कैन। करेक्ट आंसर, करेक्ट तो ये है भैया, बोनस हो जाना चाहिए, टीचर शुड एडमिट कि ये गलत है, गलत कोई बात। या तो ऐसा भी होता है कि भाई टीचर इस पे मान ले कि भैया जिसने -7.5 लिया है उसको भी सही नंबर दे देंगे क्योंकि हमसे गलती हो गई है, ऐसा भी एक एग्रीमेंट है आ सकते हो। दिस कुड बी अ रीजनेबल वर्कआउट। और बोलिए बच्चों, और कोई डाउट इसमें? 10th कौन सा है बेटा, वो कैपिलरी वाला है क्या? 9, 10, 13, 14, 16। 10th क्या है बेटे, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, ये वाला। तो ये अपन ने बताया था ना, जब इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी यूज करते हैं तो लिक्विड कहां तक राइज करता है, टॉप अप टू द ब्रिम तक ही लिक्विड राइज करता है। वाई? तो कांटेक्ट एंगल ऐसे एडजस्ट हो जाता है कि थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, लिक्विड बाहर नहीं निकलता। और रीजन क्या है कि सरफेस एरिया मिनिमाइज रहे। अगर लिक्विड बाहर निकल जाता है तो फिर तो उसको और सरफेस एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो क्या होता है, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, liquid only rises up to the brim, up to the open end of the capillary tube। और ये कैसे पॉसिबल होता है, हो पाता है, contact angle gets
adjusted, it increases its value so that cos theta decreases. तो 2s cos theta by rho g r L के बराबर आ गया। हाँ। और बोलिए उसके बाद 12th पूछ रहा है बच्चा। 12th क्या है? In organ pipe experiment, loop size will decrease as the water column length increases. वाटर देखो क्या है, इन्होंने रेजोनेंस ट्यूब लिख दिया। देखो ऐसा हम क्या करते हैं, ये रेजोनेंस ट्यूब है, यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं एंड ये जो एयर कॉलम बच रहा है इसमें अपन रेजोनेंस कर, तो क्या होगा, शुरू में ऐसे ऑसिलेट होगा, फिर वाटर लेवल को आप थोड़ा और नीचे ले जाओगे तो क्या होगा, अगला ऑसिलेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, स्पीड ऑफ साउंड अनचेंज्ड है, तो लैम्डा भी क्या रहेगा, अनचेंज्ड ही रहेगा। तो वाटर लेवल के चेंज होने से ये डिक्रीज नहीं होगा, तो असर्शन ही रॉन्ग है इसमें। 12th में क्या है, लूप साइज विल डिक्रीज, तो बेसिकली ए इज फॉल्स है ना, ए ही फॉल्स है एंड फ्री, और ये तो रीजन तो करेक्ट है ना, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, सी दिया है क्या? मतलब क्या है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, यार ये तो गलत है ना, फ्रीक्वेंसी कैसे अनचेंज, हाँ वो सही, तो जाके लड़ो तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो जाएगी, और उसी फ्रीक्वेंसी का इसमें ऑसिलेशन है ना, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज नहीं हुआ, तो फिर वेवलेंथ भी चेंज नहीं हुआ, और वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ तो लूप साइज भी चेंज नहीं होगा, है ना, तो डी आंसर। हाँ तो इसमें तो पाइप की लेंथ ही चेंज हो गई ना, पाइप की लेंथ चेंज हो गई है ना, पाइप की लेंथ चेंज होने से नंबर ऑफ लूप बदल गए, क्या बदल रहा है, नंबर ऑफ लूप बदल रहा है, साइज ऑफ वन लूप नहीं चेंज हो गई। ठीक है, और बोलिए जी। 13 degree of freedom of monatomic gas molecule is always 3 whether we consider vibrational effects or not. Yes, correct. monatomic की तो degree of freedom हमेशा क्या होता है, 3. at all temperature vibrational kinetic energy of an ideal gas is 0. नहीं, ये गलत है, आइडियल गैस लिख दिया है इन्होंने, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस लिखते तो बात सही, इन्होंने क्या लिख दिया, आइडियल गैस की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एट ऑल टेंपरेचर इज 0, तो डायटोमिक की थोड़ी 0 होती है ना, तो इसलिए 1 इज करेक्ट, 2 इज इसका सी आना चाहिए। 13 का क्या आंसर किया, और उसमें अगर एक शब्द ऐड कर दें तो ए हो जाएगा, क्या, मोनोएटॉमिक, है ना भाई। आप मैडम से बोल रहा, मैडम इसमें आइडियल गैस लिख दिया, अगर डायटोमिक होती तो, भाई डायटोमिक भी तो आइडियल हो सकता है, मोनोएटॉमिक लिखा हुआ, नहीं रीजन करेक्ट हो जाता, रीजन करेक्ट हो जाता ना, क्यों, क्योंकि भाई सही बात है ना, अगर मोनोएटॉमिक लिख देता तो मोनोएटॉमिक की, क्योंकि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसलिए हर टेम्परेचर पर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहता है, यही तो रीजन होता है मोनोएटॉमिक।
और कौन सा वाला पूछ रहे थे बच्चों? मोनोटॉमिक लिखा, मोनोटॉमिक असर्शन में लिखा हुआ बेटा, रीजन में कहा मोनोटॉमिक लिखा हुआ है? रीजन में मोनोटॉमिक नहीं लिखा हुआ ना। असर्शन में लिखा हुआ है, रीजन में नहीं लिखा हुआ। 15 क्या है? If gravitational potential at some point is zero, then gravitational field strength at that point will also be zero. False. ये तो गलत है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगला क्या दिया हुआ? बहुत सारा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हम हमारी मर्जी से जीरो कहीं भी मान सकते हैं ना। What do we mean by zero gravitation? Zero gravitational potential is a reference. नहीं, जैसे मान लो कि ये दो मास रखे हुए हैं, मैंने बोल दिया साहब कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, बोल सकते हैं नहीं, लेकिन क्या फील्ड जीरो हो जाएगा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो क्योंकि क्या होता है, एक रेफरेंस वाली वैल्यू होती है। जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हमें कहीं पर अज्यूम करना पड़ता है। तो क्या है, आप कहीं पे भी जीरो मान सकते हो, लेकिन आपके जीरो मानने से वहां पे फील्ड तो जीरो नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना, ये बात है। रीजन क्या है? एक्सेप्ट एट इंफिनिटी ड्यू टू सिस्टम पॉइंट मासेस सम फाइनाइट डिस्टेंस के लिए। ये भी गलत ही है, दोनों ही गलत है, ई होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? बी या डी? देखो, अगर इन्फिनिटी पे जीरो मान लें तो बाकी कहीं पे जीरो नहीं होगा, ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले इन्फिनिटी पे जीरो मानना पड़ेगा, फिर आप बोल सकते हो कि बाकी कहीं पे जीरो, लेकिन हमने कहीं तो फाइनाइट पे ही जीरो मान लिया, फिर तो क्या वही क्या ना, और फिर वैसा पोटेंशियल तो और किसी दूसरी जगह पे भी हो सकता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जीरो मान लिया, यहाँ पे जीरो मान लिया, तो क्या यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा? क्योंकि जैसा पोटेंशियल वहां पे वैसा यहाँ पे भी है। इन दोनों पॉइंट में क्या अंतर है? अरे हम तो जब अपन ऐसा सिस्टम बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ यही दो हैं और कोई नहीं है, और बिल्कुल स्पेस में दो मासेस। अब इनके रेस्पेक्ट में तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसे है ना, समझ रहे हो? आप बोल रहे हो वहां पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ भी तो जीरो है। हाँ, अगर हम इंफिनिटी पे, ये बात बिल्कुल सही है कि आपने अगर इंफिनिटी पे जीरो मान लिया तो फिर क्या है, आप ये बोल सकते हो कि बाकी और कहीं पर फिर जीरो नहीं होगा। दिस इज परफेक्ट, दिस इज ट्रू, लेकिन इसमें तो ऐसी बात तो नहीं लिखी ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एट इंफिनिटी इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस।
except at infinity cannot be शायद ये वही बोलना चाह रहा है कि क्या है इंफिनिटी पर जीरो मान लें तो बाकी कहीं पे जीरो नहीं होगा। नहीं, इस वजह से इसको लेकिन ऐसी लैंग्वेज लिखी तो नहीं है। और बोलिए नहीं बेटे, इसमें 12th क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा है सर फ्रीक्वेंसी v/12 होती है तो लेंथ चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए। बेटे ऐसा नहीं है, f = v/12 नहीं लिखना अपने को हमेशा, f = v/12, 2v/12, 3v/12, 4v/12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बात क्या, इनफैक्ट v/12 फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा v/4l लगेगा पहली बात तो, क्योंकि एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज है, तो f = v/4l, 3v/4l, 5v/4l, है ना। तो शुरुआत वाली जो लेंथ होगी अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो नेक्स्ट लेंथ 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो वो 3 से 30 वाला फैक्टर कैंसिल होकर के वापस आपको फ्रीक्वेंसी वही मिलेगी। भाई फ्रीक्वेंसी तो वही होगी ना जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, तभी तो आपको आप रेजोनेंस की कंडीशन में कहोगे कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें लाउड साउंड जो है वो सुनाई दे रही है। और बोलिए जी 16 क्या है बेटे, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर अ रिजिड बॉडी इज, बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। रिजिड बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, रीजन गलत। तो ए इज ट्रू, देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है तो जरूरी नहीं उनका टॉर्क भी जीरो आ जाए, है ना। जैसे क्या है, दो, हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर से पुल करता हूँ, इधर से पुश करता हूँ, तो ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा ना, ऐसे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हाँ, एक ही जगह से पुल और पुश करोगे तो फिर क्या होगा, लेकिन अगर अलग अलग जगह से, एक जगह से आपने पुल किया, एक जगह से पुश किया, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो रहेगा, मतलब इसका सेंटर तो वहीं रहेगा, लेकिन रोटेशन, रोटेशनल है, रोटेशनल। और बोलिए जी 17 का, अच्छा देखो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली फोर्स ऑसिलेशन का क्वेश्चन होता है बेटा। फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है, एक सिस्टम के वाइब्रेशन की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लो क्या है आपके पास, ये कॉलम है, इसके वाइब्रेशन की जैसे, या फिर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, हम कहते हैं साहब इसकी लेंथ l है, इसमें साउंड की स्पीड v है, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, v/12, 2v/12, 3v/12 एंड सो। अब अगर मान लो मैंने कोई ऐसा एक्सटर्नल ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो क्या होगा, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर पाए। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, हम पढ़ते हैं F = -kx - bv प्लस F0 cos ओमेगा dt। ओमेगा डी क्या हो जाएगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लो b बहुत छोटा है तो उस केस में एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला आता है, F0/m इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर। ओमेगा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी क्या है, ड्राइविंग। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी तो एम्पलीट्यूड जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा।
अब इसमें क्या बोल रहे हैं, सोल्जर्स मार्चिंग ऑन अ सस्पेंडेड ब्रिज आर एडवाइज्ड टू गो आउट ऑफ स्टेप्स। व्हाई? क्योंकि क्या है, आउट ऑफ स्टेप्स का मतलब क्या है, उनमें आपस में सेम फ्रीक्वेंसी से उनको नहीं चलना है, क्योंकि अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी से चलेंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बिकम वेरी हाई, तो वो ब्रिज के टूटने का खतरा। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस? देखो, फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस में क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में even if the frequency ओमेगा डी एंड ओमेगा नॉट आर डिफरेंट, तब भी क्या है, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन तो होता है। ये है ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन, ठीक है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस हो गया क्या, रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना। In general, when omega d and omega naught can be different also, in that case also हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, forced oscillation। और resonance की condition क्या होती है, when driving frequency becomes matches with the natural frequency, so that is called as। What is the amplitude of forced oscillation? Very small. Why is the amplitude of when the frequency of external force is different from natural frequency of the body? तो वो तो आप ये फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अगर ये डिफरेंट होगा तो एम्पलीट्यूड छोटा रहेगा, जितना ज्यादा ये वैल्यू पास पास रहेंगे। यू कैन आल्सो ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, ऐसा एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा डी, और ये क्या है, ओमेगा, तो वो ग्राफ इस तरह का बनता है ना। और वो डैम्पिंग कांस्टेंट के हिसाब से ये ऐसा चेंज भी होता जाता है, और डैम्पिंग कांस्टेंट पूरा जीरो को अप्रोच करेगा तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, रेजोनेंस के लोगो जैसा ग्राफ इसका, है ना। ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस क्या चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स। और बोलिए जी, कौन सा बेटा, क्वेश्चन बोलो। breaks into 1000 droplets of equal size, calculate the resultant। तो बेटा इसमें देखो क्या है, पहले उसका डायमीटर 4 mm है, तो उसके पास सरफेस एनर्जी रेडियस 2 mm है, तो सरफेस एनर्जी, इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू 2 mm का स्क्वायर। बाद में क्या हो गया, उसको हमने कितनी ड्रॉप में ब्रेक कर दिया, 1000 ड्रॉप में ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रेडियस क्या 1/10 हो जाएगी, हर एक ड्रॉप की रेडियस क्या हो जाएगी, 1/10। वॉल्यूम कंजर्वेशन से पता लगा सकते हो, मान लो इनिशियल रेडियस कैपिटल आर है, बाद में रेडियस स्मॉल आर हो गई, तो लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहना चाहिए, तो बाद वाली एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है, तो 1000 ड्रॉप का वॉल्यूम इतना हो जाएगा, तो क्या स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाई 10 आ जाएगी, तो बाद वाली सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, एक ड्रॉप की हो जाएगी T इंटू 4 पाई इंटू कितना, ये 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000, हाँ, डिफरेंस निकालना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर। ऐसा सवाल तो किया ना, और बोलिए जी। नहीं, ऊपर अगर कुछ दिया हुआ है तो वो प्रेशर ले लो, अगर क्लोज कंटेनर दिया है तो फिर क्या है,
हाँ, zero। मैंने जीरो किया था उधर सर्किल के वगैरह तो फिर क्लोज कंटेनर में कुछ P मान के कर दो, P मान लो, प्रेशर एट द टॉप को क्या करो, P मान, P के टर्म्स में आंसर होता है, ऐसा करो। तो जनरली क्लोज कंटेनर में प्रेशर दिया जाता है ना, कि इतना प्रेशर है, अब बताओ, वरना कैसे बताएंगे। ऐसा बुक में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बुक में दिया हुआ है क्लोज कंटेनर में। और बोलिए जी। अच्छा ठीक है बच्चों, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। हाँ बोलो। तो 6 स्टैटिक